नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ICAR का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। यह पेपर सन 2013 का है और हमने इसमें लिए हैं सभी एग्रीकल्चर के प्रश्न, जो कि यहाँ पे 60 हैं। इससे पहले कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं, जो कि सन 2006, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 हैं। जो व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट पे जा कर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ में हम कृषि से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहते हैं, उन्हें भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। यह जो पेपर है ICAR के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में जो बच्चे UP कैटेड या फिर BHU या किसी अन्य कृषि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है, जो भी प्रश्न आपको आते हैं वो तो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आपको आते हैं उनको लर्न कर लेना है, या तो उसका एक नोट्स बनाते चलना है। और पेपर को सॉल्व करते समय यह विशेष ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन जो है बार बार किस टॉपिक से और किस किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी करनी है, जिससे जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस समय अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। अब ये मैंने पढ़ाया है, जो टॉप 3000 प्रश्नों की एक सुपर सीरीज करा रहे हैं वहाँ पे हमने चीज़ पढ़ाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं उनको। तो यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए, तंबाकू, गन्ना और कपास तो नकदी फसलें होती हैं जिनको कैश क्रॉप कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गेहूँ है ये नहीं होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D। फिर अगला है, लंगड़ा किसकी प्रजाति है। तो लंगड़ा जो प्रजाति होती है वो आम की होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नीली रावी और सुरती किसकी नस्लें हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो नीली रावी और सुरती नस्लें हैं ये भैंस की होती हैं, B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बेबी कॉर्न निम्न में से किस फसल से संबंधित है। तो जो बेबी कॉर्न है वो मक्का से संबंधित है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ये मैंने इरिगेशन टॉपिक जो टॉप 3000 प्रश्नों की सुपर सीरीज करा रहे हैं उसमें मैंने कराया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अधिक उपयोग से फसल के पौधे हो जाते हैं। तो जब भी हम खेत में खड़ी फसल में नाइट्रोजन का अधिक यूज करेंगे तो वहाँ पे पौधों पे जो प्रभाव दिखता है वो गहरे हरे रंग के हो जाते हैं, करेक्ट आंसर इसका C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तथ्यों के निम्न जोड़े में से सही जोड़े को पहचानिए। तो यहाँ पे देखना है आपको कौन सा सही है। तो यहाँ हरित क्रांति सरसों से रांग है, धूसर क्रांति मांस उत्पादन से रांग है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से सही, मतलब B करेक्ट आंसर इसका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिट्रस फल में विटामिन C की सर्वोच्च मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ नींबू, लेमन में पाई जाती है, करेक्ट आंसर इसका C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर केचप तैयार करने में निम्न में से किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है। अब ये ज़्यादातर पुराने सेट जो मैंने सॉल्व कराए हैं उनमें 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आपको उनको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप अगर कर लेंगे तो आपको समझ लीजिए कि ये फ्री के अंक मिल जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आउट होते हैं उनको लर्न करना ज़रूरी होता है। पौधों में केल्विन चक्र संबंधित है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी जड़ वाली सब्जी नहीं है। हम यहाँ देखेंगे आप, मूली, गाजर और चुकंदर है, जबकि आलू जो होता है वो तना होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा, B करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सक्रिय शहर विकिरण का तरंग दैर्ध्य होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो D हो जाएगा, 400 से 700 nm। फिर अगला है, वैश्विक उष्णन में योगदान देने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो यहाँ पे जो मेथेन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला। फिर अगला है, एनीमोमीटर का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पवन की गति, वायु का वेग जो होता है, B आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
श्वेत क्रांति के जनक हैं, अभी आप ऊपर करके आए हैं, श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वर्गीज कुरियन हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु का दूध वसा में सर्वाधिक समृद्ध होता है। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो भेड़ होगा। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भेड़ में सर्वाधिक औसतन वसा पाई जाती है। अच्छा, जो भेड़ में वसा पाई जाती है वो 7.9% के आसपास पाई जाती है, एवरेज एक वसा। ठीक है। दूसरा जो भैंस होता है, ठीक है, भैंस में पाई जाती है 7.38 के आसपास, 7.38 के आसपास। तो यहाँ पे जब देख पा रहे हैं कि 7.38 भैंस में है और 7.9 किस में है, भेड़ में है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विपुंसन का अर्थ है, तो इसके ऑप्शन इधर हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विपुंसन का अर्थ जो होगा वो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुंकेसर या पराग कोषों को हटाना या परागों को मारना हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसको बोलते हैं NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, जो कि नई दिल्ली में है। करेक्ट आंसर इसका पहला हो जाएगा। अगला है, खरपतवारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा जो ये रंग है, ठीक है, मृदा क्षरण कह रहा है को बढ़ाते हैं। खरपतवार मृदा क्षरण को बढ़ाते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर हम मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट कहलाते हैं, जो मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं उनको ब्रायलर कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शालीमार उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कश्मीर हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर है, पुनरावृत्ति चयन अधिकांशतः किसमें प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वपरागित फसलें। अगला क्वेश्चन है, बागान मटर में मेंडल ने प्रभावी और अप्रभावी व्यवहार अध्ययन किया था, तो 7 गुण पर किया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जो बच्चे ICAR की तैयारी कर रहे हैं, ICAR में जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर के जनरल क्वेश्चन टाइप के रहते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो जेनेटिक्स पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो आपको जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रात्रिकालीन किरणन के संपर्क में पौधों की सतह पर जल बूंदों के रूप में वातावरणीय जल वाष्पों को संघनन करता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, पर्णरंध्री निस्राव। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी सब्जी फसल सूखा जो है सहिष्णु है। तो यहाँ पे देखिए करेला, शकरकंद, भिंडी और बैंगन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर सूखा के प्रति पूछ रहा है तो यहाँ बैंगन हो जाएगा। बाकी अगर गर्मी होता है तो गर्मी सहने की क्षमता भिंडी में काफ़ी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे सूखा पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर बैंगन हो जाएगा। ठीक है, बैंगन काफ़ी सूखा सहिष्णु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोर्डेक्स मिक्सचर में होता है। तो जो बोर्डेक्स मिक्सचर है उसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, चूना होता है और जल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सा हो जाएगा, मतलब कॉपर सल्फेट, चूना और जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौ पशु के रोमंथी अनाशय का वह भाग जहाँ पाचन रस स्रावित होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय आमाशय। ठीक है, फिर है, केले के शकर्स उगते हैं। जो केले के शकर्स होते हैं वो कैसे उगते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिगत प्रकंदों से। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर पहला। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, कुल आने वाले किरणों को नापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, पायरोनोमीटर। फिर है, वृक्ष का संबंध किससे होता है। देखिए वृक्ष जो होता है
वो होता है रस में कुल ठोस पदार्थ। बाकी किसकी पूछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा। जैसे गन्ने में पूछता है तो गन्ने में शक्कर की मात्रा से रिलेटेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वृक्ष का अगर संबंध होता है तो रस में कुल ठोस पदार्थ से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय की दोहरे उद्देश्य की नस्ल है। अब देखिए, दोहरे उद्देश्य या दुग्ध देने वाली गाय, इनको ज़्यादातर एग्जाम में ICAR में पूछा जाता है। तो आप जितनी भी दूध देने वाली गाय हैं और जो दोहरे उद्देश्य वाली हैं उनको अलग अलग लर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा थारपारकर। ठीक है, ये ऐसी नस्ल है जो दोहरे उद्देश्य के लिए यूज की जाती है। बाकी गिर जो है दुधारू हो जाएगी, और नागौरी और अमृत महल जो होंगी ये हो जाएंगी भारवाही। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थारपारकर। फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसको NDRI बोलते हैं, ये जो स्थित है वो करनाल में स्थित है, हरियाणा में पड़ता है। करेक्ट आंसर C हो जाएगा। फिर है मार्मलेड किससे तैयार किया जाता है। जो मार्मलेड होता है वो नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, हाँ ये है नींबू वर्गीय फल, पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन, जैसे आम में फलों का गिरना किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है। जब आम में फल गिरने लगते हैं तो उसके लिए 2,4-D यूज़ करते हैं। हमने आपको बताया था 2,4-D की 20 ppm जो मात्रा होती है वो एक हार्मोन का काम करती है, और 20 ppm से अधिक अगर हम मात्रा ले रहे हैं तो वो खरपतवार नाशी का काम करती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा A। अगला है दशानुकूलन का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फसल पौधों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल ढालने की प्रक्रिया, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पर्णरंध्रों का खुलना किससे संबंधित है। तो जो पर्णरंध्रों का खुलना होता है वो पोटेशियम से होता है, K से। ठीक है, फिर है पौधों में फेरस की कमी के लक्षण। जो लोहा होता है, क्या होता है, जब पौधों में लोहे की अगर कमी एहसास होती है तो उसमें क्या होता है, जो ऊपरी पत्तियां होती हैं या नई पत्तियां कहें तो वो हल्का पीली पड़ने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा D, नई पत्तियों का पीला पड़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बीज बोने के साथ उर्वरक डालने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। तो यहाँ ये हो जाएगा करेक्ट आंसर फर्टिकम सीड ड्रिल, बा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं इनको आप ज़रूर याद कर लें। फिर एक गेहूँ है, एक क्या है इसमें से, तो धान्य फसल होगी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पतझड़ी गन्ने की रोपाई किस महीने में होती है। ठीक है, यहाँ रोपाई है, तो जो पतझड़ी गन्ना होगा वो होता है वसंतकालीन। देखिए, जो गन्ने की रोपाई होती है वो 3 मौसम में की जाती है, आपको ध्यान समझना है। गन्ने की रोपाई जो की जाती है 3 मौसम में की जाती है। एक तो होता है शरदकालीन गन्ना जो ठंडियों में बोया जाता है, तो शरदकालीन जो होता है उसकी जो रोपाई की जाती है वो की जाती है अक्टूबर माह में। ठीक है, दूसरा एक होता है वसंतकालीन। वसंतकालीन जो गन्ना होता है उसकी रोपाई की जाती है फरवरी मार्च में। वसंतकालीन फरवरी मार्च में हो जाता है। अच्छा, जो फरवरी मार्च में जो होता है ये ज़्यादातर उत्तरी भारत में की जाती है इसकी खेती। एक होता है जिसको बोलते हैं वर्षाकालीन, मतलब अर्धशाली जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अर्धशाली जो गन्ना होता है इसकी जो बुआई की जाती है ये की जाती है जुलाई में। ठीक है, अच्छा देखिए, हमने आपको बताया, एक तो बताया आपको शरदकालीन अक्टूबर में, दूसरा बताया वसंतकालीन फरवरी मार्च में, तीसरा बताया वर्षाकालीन अर्धशाली जिसको बोलते हैं जुलाई में। अच्छा, ये जो शरदकालीन और वसंतकालीन गन्ना होता है ये होता है, इसकी खेती 12 मंथ में तैयार हो जाती है, 1 साल में लगभग। बाकी जो ये वर्षाकालीन होता है जिसको अर्धशाली बोलते हैं, इसकी जो फसल तैयार होती है वो 18 मंथ में तैयार होती है, और ये ज़्यादातर वही महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत में ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ जो क्वेश्चन था वो था पतझड़ी गन्ने की रोपाई, तो फरवरी मार्च करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे धान करेक्ट हो जाएगा, इसी को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जल की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, आर्द्रता नापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण। देखिए, अगर यहाँ पे जल दे रखा होता है या फिर
आपेक्षिकता या कुछ ऐसे दे रखा हो तो नॉर्मल यहाँ पे आर्द्रता पूछ रहा है तो हाइग्रोमीटर होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पूछ देता किसी द्रव की या जल की किसी तरीके से तो हाइड्रो हो जाता, ठीक। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की निक्षालन क्षति किस रूप में अधिक होती है? तो नाइट्रेट फॉर्म में होती है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। फिर जैविक घटकों का अर्थ है, तो यहाँ पे जैविक घटकों का अर्थ जो होगा वो हो जाएगा जीवित जीव से, बाकी यहाँ पे रॉन्ग है सभी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ब्यूटाक्लोर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी ज़्यादा एग्जाम में जाता है। तो ब्यूटाक्लोर जो होता है एक शाकनाशी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, वार्षिक फसल अपना जीवन चक्र पूरा करती है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप प्ले लिस्ट पर जा कर के जो हम टॉप 3000 प्रश्नों की एक सुपर सीरीज़ करा रहे हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो वार्षिक फसल है ये 1 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं, ठीक है। तो देखिए, जो फसलों का वर्ष होता है वो 3 से 4 महीने का 1 वर्ष होता है। अगर द्विवर्षीय वाली हम फसलों की बात करेंगे तो 6 से 8 मंथ, और अगर बहुवर्षीय फसलों की बात करेंगे तो मोर देन 10 मंथ की होंगी, ठीक है। यहाँ पे वार्षिक की बात की गई है तो ये 1 वर्ष में हो जाएगा। फिर कोशिका भित्ति में होते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पहला लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और सेल्यूलोज। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला आ। फिर है वह तकनीकी जिसमें श्रेष्ठ नस्ल के गर्भित पशु से विकसित भ्रूण एक निश्चित अवस्था में घटिया गुणों की अन्य मादा में हस्तांतरित किया जाता है, जिसके शरीर में वह जन्म लेने तक विकसित होता है, कहलाती है। अच्छा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रूण हस्तांतरण। करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, समान ताप के किसी बिंदु पर जुड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, आइसोथर्म्स, ठीक है। सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल के लिए मुख्य रोगजनक खतरा है? तो ये टिक्का रोग भी काफ़ी पूछा जाता है, तो ये मूंगफली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश और तापमान की नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत रखे गए कल्चर पात्रों में युक्त निर्धारण माध्यम में आपूत संवर्धित कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों से पौधों का परखनली प्रवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, टिश्यू कल्चर होता है, ठीक है। फिर है शून्य जुताई किसका एक मुख्य गुण है? देखिए, शून्य जुताई में क्या करते हैं, इसमें जुताई नहीं करते हैं, सीधा सीधा जो बीज होता है उसको खेत में बो देते हैं। तो यहाँ संरक्षण कृषि हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पहला, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर है पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हेलोफाइट्स हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है ग्रेगर मैंडल ने अपना उत्कृष्ट प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मटर। मटर पर इन्होंने अपना परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है, पाले द्वारा शरद ऋतु में पौधे मरते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऊतकों में निर्जलीकरण और यांत्रिक क्षति के कारण। आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, रानीखेत किसका सामान्य रोग है? अब देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो रानीखेत है वो कुकुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सब्जी के अंतर्गत कोल फसलों में कौन सी सब्जियां आती हैं? अब देखिए, जो कोल क्रॉप्स होती हैं उसमें जैसे पात गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, ठीक है, इन सभी को ब्रोकली है, ठीक है। तो स्प्राउट, ये सब चीज़ें हैं जो इसमें रखी गई हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है? अब देखिए, अभी जस्ट पूछा गया था द्विउद्देशीय, अब यहाँ पूछा जा रहा है दूध देने वाली, ठीक है। तो यहाँ जो दूध देने वाली सबसे ज़्यादा गाय होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगी साहिवाल।
ठीक। फिर है गिर गाय का मूल स्थान क्या है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गिर का होता है गुजरात। तो आपको क्या कहना है, ऐसे ही जितने जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि दूध देने वाली, भारवाही, ठीक है, इसके साथ साथ द्विउद्देशीय, तो इन सभी का जो गायें होती हैं इनका अलग अलग लर्न कर लेना है, इनके सभी के जन्म स्थान लर्न कर लेने हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आपको उनको लर्न कर लेना चाहिए, जिससे अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चन 60 थे। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।